हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बच्चों में आपको कक्षा 10 की जो गणित है उसकी जो प्रश्नावली 1.2 है उसे हम डिटेल में करेंगे और इसके जो उदाहरण है वो भी हम एंड में सारा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपका है वास्तविक संख्याएं और एक्सरसाइज आपकी 1.2 है। ठीक है, उदाहरण के साथ हम सारा कुछ करेंगे। तो बेटा हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहले इसको हम समझेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य, अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं और एक तरफ लिखूं मैं अभाज्य संख्या। ठीक है, देखो भाज्य संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। और अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ना 2 से ज्यादा होते हैं ना 2 से कम होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अगर आमतौर पे मैं बात करूं तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्या जो सिर्फ खुद ही के पहाड़े में होती, किसी दूसरे के पहाड़े में कभी नहीं आती। जैसे 2 के पहाड़े में ही 2 मिलेगा, किसी और के पहाड़े में 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, 2, 3। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं बात करूँ उदाहरण लेके, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ 2, 5, 7, 3, तो ये संख्या सिर्फ 2 से कटेगी या फिर 1 से। ये सिर्फ 5 से कटेगी या फिर 1 से। 7 सिर्फ 7 से कटेगी या फिर 1 से। 3 या फिर 3 से कटेगी या फिर 1 से। तो इसके 2 ही गुणनखंड मौजूद हैं, है ना, स्वयं और एक, स्वयं और एक। तो ऐसी संख्या जिनकी सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और देखो बेटा, भाज्य संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड, 6 लिख दिया, एक संख्या 6 ले ली मैंने। ठीक है बेटा, 6 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो देखो इसको 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अगर किसी भी संख्या को अगर आप 2 से ज्यादा गुणनखंड दिखा देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी बेटा? भाज्य संख्या। और जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो वो होती है भाज्य संख्या। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अभी। तो आशा करता हूँ भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है आपको पता लग गया होगा। ओके बच्चों, आगे आपका जो टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है बेटा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है? यहाँ पे जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाली क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितनी भी भाज्य संख्या है उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, उसका जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो रहेगा वही। उदाहरण के तौर पर देखो बेटा, मैंने 12 लिखा। ठीक है, भाज्य संख्या 12, इसका गुणनखंड करो। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 2 बार। और 3 कितनी बार बेटा? 1 बार। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा भाज्य संख्या है कि नहीं? भाज्य संख्या। और ये 2 क्या है? ये 3 क्या है? अभाज्य संख्या, है ना। क्या बोला उसने कि दुनिया में जितनी भी भाज्य संख्या है उसे आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3 पहले भी आ सकता है, 2 बाद में आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेन चीज वही है, कोई भी भाज्य संख्या है उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक बेटा, सिंपल समझ में आ गया। बेसिक पहले समझ रहे हैं। अगर ये बेसिक चीजें हम समझ गए तो प्रश्नावली हमारे लिए बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अब प्रश्न करेंगे हम। ठीक है, पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 गणित। क्या बोला? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब गुणनखंड करना है। जैसे यहाँ पर 140 है। ठीक है, तो अब गुणनखंड करने के लिए आपको विभाजिता के नियम आने चाहिए। ठीक है, कई बच्चों को आता होगा और कई बच्चों को नहीं आता होगा। ठीक है,
सो बेटा मैं 2 का बताता हूँ, 2 से, 3 से, ठीक है, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, ठीक है। इनकी विभाज्यता का नियम बताता हूँ। 2 से चेक करने का क्या होता है बेटा, अगर इकाई के स्थान पर है, ये जो इकाई के स्थान पर है ना, यहाँ पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो संख्या 2 से कटती है। कोई भी संख्या है बेटा, अगर उसके इकाई के स्थान पर जैसे 576, इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी। ठीक है, एक बार रीचेक करवा दे रहा हूँ ताकि आपके मन में फिर से आ जाए। अगर 3 का चेक करने का नियम क्या है, अगर संख्याओं का योगफल, ठीक है, संख्याओं का योगफल अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिख दिया 123, 123 3 से कटेगा कि नहीं, कैसे चेक करोगे, जितनी भी संख्या उनको जोड़ दो, भाग दे दो, ऊपर आ गया 6/3, 3 दूनी 6, पूरा पूरा भाग चला गया। जो संख्या दे रखी उनको जोड़ दो, जोड़ने पे जो अगर वो 3 से कट रहा है ना, तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अगर देखो 1 2 3 को जोड़ा 6 आया, 6 3 से पहाड़े में कट गया, 3 दूनी 6, अगर ये कटा है तो ये पूरी संख्या जो 123 है वो भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, 4 का कैसे चेक करते हैं, कितनी भी संख्या है क्यों ना लिखी हो, अगर लास्ट के दो संख्या 4 से कटेगी, ठीक है, जितनी भी संख्या लंबी बड़ी क्यों ना हो, अगर अंतिम के 2 पद 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल ले लिया मैंने 107249 ठीक है, और ये 24, अगर लास्ट की संख्या 4 छंग 24, लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से कट रही है ना, तो ये पूरी संख्या 4 से कटेंगी। यह है टेक्निक चेक करने का 4 का। 5 का क्या है बेटा, अगर इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, अगर इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो, वो 5 से विभाजित होती है। ठीक है, ये तो पता ही है। तो एक छोटा सा मैंने क्विक रिकैप कर दिया है, आपको पहले से ही पता होगा, मुझे पता है, बट मेरे ख्याल से मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए थी। कुछ बच्चों को शायद भूल गए होंगे तो उनको याद आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन में, 140 का गुणनखंड करना है। 0 है, 2 से कटेगा, 2 7 14, पीछे से 0 है, 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, 5 से कटेगा, इकाई के स्थान पर 5 है, 5 7 35, 7 1 7। तो देखो बेटा 140 का गुणनखंड हम कैसे लिख पाएंगे, 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, और 7 है 1 बार। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 156, हमें 156 का करना है। 2 से कटेगा, इकाई के स्थान पर 2 है, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 8 है, 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। ठीक है, सो देखो 156 को मैं लिख सकता हूँ बेटा, 2 कितनी बार है, 1 2, 3 1 बार है, और 13 भी 1 बार है। आगे गुणनखंड का रूप आराम से, सिंपल है ना। कहीं पे भी बेटा कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन है बेटा 3825। इकाई के स्थान में 5 है, 5 से कटेगा, 5 7 35, 3 बचा, 30 हो 32 हो गया, 5 6 30, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 से कटेगा, 5 1 5, 26 हो गया, 2 बचा था, 5 बचे 25, 1 बचा, 5 3 15। ठीक है, अब ये किससे कटेगा बेटा, 3 से कटेगा, अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, 9 3 से कटता है, 3 बचे 15, 3 1 3, 3 1 3, 3 7 21, 17 1 17। ठीक है, तो देखो 3825, तो ये किससे कटा, 5 कितनी बार है बेटा, 2 बार, 3 है 2 बार, और फिर 17 है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो गया।
एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना, ठीक है, कि हमने सही किया गलत किया। 5 से 35, 3 बचा 32 के 5 30, 5 बचे 25, ठीक है। कैलकुलेशन हमेशा एक बार कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, 2-4 सेकंड, रीचेक ज़रूर किया करो। अगला है बेटा 5005, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो 5005 ये किससे कटेगा? 5005 तो इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा नहीं, इकाई के स्थान पर ये 2 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, अगर यहाँ पर कोई सम संख्या नहीं है तो। 7 से देखते हैं, ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ से 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21, ठीक है। 11 एकम 11, 3 बचा 11 3 33, 13 एकम 13। तो 5005 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको कई बार पूछा भी गया है। क्या है? 7429। आप चेक करते हुए आओगे, 2 से लेकर 16 तक कटेगा ही नहीं किसी भी संख्या से। 17 से कटेगा पहला, ठीक है। 17 का 17, 17 दूनी 24, 17 चौके 68, 4 बार गया, तो 74 में से 68 जब घटाओगे तो 6 बचेगा, और 6 और यहाँ से 2 आ गया 62, ठीक है। 17 का 17 51 है ना, 17 51 घटाएंगे तो 11 और ये 9 और 119, 17 7 119, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये 19 से जाएगा, 19 का 19, 19 दूनी 38, 43 में से 19 दूनी 38 घटाओगे तो 13 में से 8 गया 5, सिर्फ 5 बचेगा, 5 में से पीछे 57, 19 दिया 57, 23 एकम 23, तो 7429 का जो गुणनखंड है बेटा वो है 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है बच्चों। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी भी क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा भी डाउट है, दिक्कत हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है बेटा, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच के लिए संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है बेटा वो HCF गुणा LCM होता है, वो भी आपको लिख के बताना है, ठीक है, वो भी आपको लिख के बताना है। सो देखो, मैं आपके सामने जो कैलकुलेशन गुणा है ना वो कैलकुलेटर से कर दो, लेकिन आपको जो गुणा भाग करनी है बेटा हमेशा कॉपी में ही करना है। मैं आप टाइम बचाने के चक्कर में मत जाना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर HCF और LCM की जब बात आ रही है तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमेशा क्या होता है, अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, यहाँ पर आई थिंक नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर एक नोट करके लिख दो, आपसे आपके पास 2 संख्या है ना, 2 संख्या में ही ये नियम लागू होता है। 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है बेटा उनके गुणनफल उनके संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होता है, ये चीज़ है। अगर आपके पास 2 संख्या है, ठीक है, और आपसे बोल दे अगर उन 2 संख्याओं का लॉग छपा है कुछ और उन 2 संख्या का मौ छपा है कुछ, तो मौ छपा यानी कि HCF से जब LCM में भाग देंगे, ठीक है, इसके LCM में जब इसके HCF से भाग देंगे ना तो पूरा कटेगा, हमेशा पूरा कटता है। अगर पूरा कटता है तभी वो आंसर सही है, वरना आपने गलत निकाला है, ठीक है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, ऐसी 2 संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका जो लॉग छपा है वो 12 है और जो HCF है वो 3 है, क्या ऐसा संभव है? अगर मैं ऐसे पूछूं क्या ऐसा संभव है? ऐसी 2 संख्याएं जिनका लॉग छपा 12 है और जिनका मौ छपा 3 है, तो क्या ऐसी संख्या संभव है? आप क्या करोगे, फटाफट 12 और से 3 से भाग दोगे, 3 चौके 12, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए, दशमलव में ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 3 चौके 12 पूरा भाग चला गया। आप बोलोगे हाँ सर ऐसी संख्या संभव है। अगर मैं बोलता हूँ
आपकी एलसीएम 12 है और एचसीएफ 5 है, तो क्या संभव है? तुम भागते थे तो दशमलव में आता, तब बोलते नहीं सर ऐसी दो संख्या संभव नहीं है जिनके एचसीएफ 12 हो और एलसीएम 5 हो। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, क्या पता ये बहुविकल्प में आ जाए। ठीक है, सो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा जो चीज़ मैंने बताई। अब आते हैं क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, 26 और 91 का हमें क्या निकालना है? लॉशअप और मॉशअप निकालना है और जांच भी करनी है। तो यहाँ लिखूंगा मैं 26 और यहाँ लिख दूंगा मैं 91। गुणनखंड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6, 13 एक कम 13, 1 तक करना चाहिए। और ये क्या बेटा 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 7 3 21 है, 2 बचा 13 एक कम 13। सो देखो बेटा ये गुणनखंड के रूप में जब लिखेंगे 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13 और 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 13। अब आपको पता क्या करना होता है बेटा, ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में है। यहाँ पर 2 अंक है तो दोनों में देखना है। ये जो 13 है बेटा वो दोनों में है। ठीक है, और कोई संख्या है दोनों में? नहीं है। सो देखो बच्चों, अगर आपको एचसीएफ निकालना है ना तो जो संख्या दोनों में बस उन्हीं को लेना है। तो यहाँ 13 है और यहाँ घात ली जाती है न्यूनतम। यहाँ तो देखो कौन सी घात ली जाएगी? छोटा घात लिया जाएगा। तो 13 की घात 1, 13 की घात 1, तो 13 की घात 1 ही रह जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया बेटा? 13 हो गया। अगर सपोज करो यहाँ 2 होता और यहाँ 1 होता तब भी मैं यहाँ 1 लेता, क्योंकि घात मुझे क्या लेनी है? न्यूनतम। आई बात समझ में? तो बस मैं एग्जाम्पल दे रहा था। ठीक है, एचसीएफ आ गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। एलसीएम में क्या है ना, जो चीज़ दोनों में है, जो चीज़ दोनों में है वो लेना है और उसकी अधिकतम घात लेनी होती है। इसमें घात कैसे लेनी होती है बेटा? अधिकतम। ध्यान रखना, जो दोनों में उसकी अधिकतम घात लेनी है। 13 दोनों में, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 ही है, और तो कुछ नहीं है जो दोनों में। अब ये संख्या बच गई है, इनको गुणे में डाल दो, 2 गुणे 7, तो ये 13, 7 दूनी 14, 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5, ठीक है 18, 182 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 182 आ गया एलसीएम। अब हमें क्या करनी है बेटा? हमें करनी है जांच। ठीक है, हमें क्या करनी है? जांच। क्या होता है बेटा? प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होता है बेटा? एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, ये दोनों चीज बराबर आनी चाहिए। चेक करके देखते हैं बेटा। प्रथम संख्या हमारी है 26, द्वितीय संख्या है 91 और एचसीएफ हमारे पास है बेटा कितना आया था? 13 और एलसीएम हमारे पास आया था 182। ठीक है, अब मैं आपके सामने बेटा कैलकुलेटर निकाल के फटाफट कर रहा हूँ कि गुणा भाग तो आपको आता ही होगा, है ना? गुणा भाग तो आपको आता होगा। अब आपको ये चीज़ नहीं करनी जो मैं कर रहा हूँ। आप कह रहे हो सर आप क्यों कर रहे हो? हमें जब आप बोलोगे सर आप तो हमें बता रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो गुणा भाग? मैं बेटा करूँगा तो आ जाएगा, लेकिन टाइम बर्बाद होगा। अब मैं करके दिखाता हूँ, बट बता देते हैं। देखो, हमेशा कैलकुलेशन जब करनी है ना, ये 91 और 26 है, गुणा करो। कैलकुलेशन आपको आती होगी। देखो 6 कम 6 और 6 नम 54, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 नम 18, तो यहाँ से 6, 4 2 6, 8 5 13 और ये 2, तो यहाँ पर आ गया 23 66। ठीक है, अब 13 को 182 से गुणा करो। ठीक है, तो 13 को 182 से गुणा करोगे, ये भी आएगा 23 66। ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर आ गए। ठीक है, क्या लिख दो बच्चों की लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के, अर्थात हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है बेटा, आगे समझ में आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और ये जो नियम है बस 2 संख्याओं के लिए ही है। अगर 3 संख्या वाला क्वेश्चन इसके बाद आएगा ना, उसके लिए ये नियम नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो क्या है? 510। ठीक है,
510 और 92, तो मैं यहाँ 510 लिखता हूँ और यहाँ पर 92 लिखता हूँ। ठीक है, सो 510 किससे कटेगा बेटा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बजा 3 7 21, फिर ये आ जाएगा 17 एकम 17। 92 किससे कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एकम 23, 23 एक अपरिमेय सॉरी अभाज्य संख्या है। 510 का गुणनखंड हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 बार, 3 1 बार, 5 1 बार और 17 1 बार। और 92 कैसे है बेटा, 2 बार है और फिर आपका 23 है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है बेटा, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दो की दोनों में है। ठीक है, ये दोनों में है। एचसीएफ में क्या हम करते हैं, जो चीज़ दोनों में वही लेते हैं, उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। न्यूनतम, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो जो छोटा वाला घात है वही आएगा, तो आंसर आ गया 2। ठीक है बेटा, एचसीएफ कितना आ गया, 2। अब हमें निकालना है एलसीएम, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेनी है। अधिकतम घात कितनी है, 2, और जो बच गए हैं उनको गुणों में डालो, 3 5 17 23, 3 5 17 23। सो देखो बेटा, यहाँ से 4 7 या 12, 12 पंजे 60। ठीक है, 60 गुणा 17 गुणा 23। अब ये चीज़ मैं आपके सामने अगर गुणा करूँ एक एक चीज़, आप खुद बताओ बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपके सामने अब ये चीज़ आपको टाइम बचाने की, क्योंकि गुणा भाग तो आपको आता ही है बेटा, वो तो आप कर ही लोगे, है ना। सो जब आप करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 23,460। ठीक है, 23,460 ये आपका आ जाएगा एलसीएम। ओके बेटा, एक बार रीचेक कर लो, 3 5 7 या 12 पंजे 60, 17 गुणा 23। ठीक है, अब हमें जांच करनी है। ठीक है, जांच करेंगे। जांच में वही दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणा 92 किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एलसीएम कितना है, 23460। ठीक है, 23460 ये जो आया था उसको हम गुणा कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 46920। ठीक है, अब इसको भी इससे गुणा करते हैं, चेक करके देख लेते हैं। 510 गुणा 92, तो वही आ गया 46920। आ गया दोनों तरफ बराबर, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया है कैलकुलेशन, इससे ये जांच हो गया। आगे बढ़ते हैं, 336 और 54। ठीक है बेटा, तो 336 यहाँ लिखा और 54 मैंने यहाँ लिखा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर ये किससे कटेगा बेटा, 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14, 7 एकम 7। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 3 3 एकम 3 दूनी, 2 पंजे 2 छंग, 2 दूनी 2 8 9, 2 8 16। ठीक है, और 2 एकम 2 चौके 2 7। हाँ, रीचेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आ जाओ, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, सो देखो बेटा, 336 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 है 4 बार, 3 बेटा है 1 बार और 7 है 1 बार। फिर 54 पे आ जाओ, 2 है बेटा 1 बार, 3 यहाँ पर है 3 बार। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में उभयनिष्ठ है ना, दोनों में उभयनिष्ठ है। सो देखो बेटा, एचसीएफ क्या आएगा, जो चीज़ दोनों में उसको लिखो, 2 की न्यूनतम घात 1 और 3 की न्यूनतम घात 1, 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, गुणे में डाल दें। एलसीएम में क्या होता है, जो चीज़ दोनों में है, 2 इसमें भी इसमें अधिकतम घात लेते हैं 4, 3 इसमें भी इसमें अधिकतम घात लेते हैं 3 की पावर 3, और जो बच गया है उसको गुणे में डाल दो।
ठीक है। 2 की घात 4 यानी कि 2 दूनी 4 16, 3 तिया 9 तिया 27 गुणे 7। ठीक है, अगर आप गुणा कर दोगे 16 गुणे 27 गुणा आपस में तो आंसर आ जाएगा 16 गुणा 27 गुणा 7। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 3024। ठीक है बेटा, ये आपका ये आंसर आ गया। अब आपको जांच करनी है तो जांच कर लेंगे। जांच क्या होता है बेटा? संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM, यही होता है। संख्या मेरे पास क्या है? 336 और 54। LCF कितना आया था मेरा बेटा? 6 और LCM कितना है मेरा? 3024। अब इनको गुणा करके देखो आपस में बेटा। ठीक है, गुणा करना आपको आता ही होगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है। 336 गुणा 54 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 18144। ठीक है, और फिर जब 3024 को गुणा करेंगे 6 से तो ये भी वही आया 18144। दोनों तरफ बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि जो आपने HCF और LCM निकाला वो बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, सिंपल है, बिल्कुल वही प्रॉब्लम है। अब पहले दो आ रहे थे, अब की बार 3 आएंगे। तो HCF निकालने के लिए हम 2 में ढूंढ रहे थे कि दोनों में क्या है, अब 3 में ढूंढना पड़ेगा तीनों में क्या है। बाकी प्रोसीजर वही है, लेकिन 3 वालों के लिए तीनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ऐसा कोई नियम नहीं है, तो इसमें जांच नहीं कर सकते। ठीक बेटा, इसमें कोई जांच नहीं होगी, इसमें सिर्फ HCF और LCM ही निकलेंगे, बाकी कुछ नहीं निकलेगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो तीनों संख्या आपकी स्क्रीन पर है बेटा, हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है बेटा 12, फिर है 15 और फिर है 21। ठीक है, 100 काटते हैं, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। ओके बेटा, अब देखो 12 को मैं लिख सकता हूँ गुणनखंड के रूप में, 12 लिख सकता हूँ। 2 कितनी बार है? 2 बार, और फिर 3 एक बार। 15 3 और फिर 5 है, 3 एक बार है और फिर 5 है। ठीक है, जो जिस टाइप के उसी नीचे नीचे रख रहा हूँ ताकि लिखना आसान हो। फिर है हमारे पास 21, 3 एक है और फिर क्या है बेटा? 7 है ना, यही है। अब तीनों में क्या है बेटा? 3 ही है और कुछ नहीं है। तीनों में क्या है बेटा? 3 ही है। तो HCF अगर आप निकालेंगे, HCF 3 की न्यूनतम घात 1 ही आती है, न्यूनतम घात यहाँ 1 ही है, तो 3 कम 3। HCF कितना आ गया बेटा? 3। अगर आपको LCM निकालना है जो तीनों में है उसकी अधिकतम घात, तो यहाँ तो सब में 1 ही है, और ये छूट गया, ये छूट गया और ये छूट गया, इसको गुणे में डाल दो। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 पंजे 20, 7 तिया 21, 21 गुणा 20 तो 21 दूनी 42, 420। ठीक है, आपका जो LCM आएगा वो कितना आएगा? 420 आएगा। आराम से हो गया। मैं आपसे बेटा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में डाउट दिक्कत हो तुरंत एक बार दोबारा देखना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, 17 23 29। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें 17 23 और 29 ये तीनों संख्याएं हमारी क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। ठीक है, और अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है बेटा वो हमेशा 1 होता है, चाहे वो कितनी भी संख्या हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, जितने भी हो। अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, और उनका जो LCM होता है बेटा, जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनको आपस में गुणा कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा 1 नंबर में। ठीक है, सो कॉपी में नोट करके लिख लो कि अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। आप मुझसे रीजन पूछोगे तो बेटा रीजन यह है कि मैं 17 को लिख सकता हूँ 17 गुणा 1,
23 को लिख सकता हूँ 23 गुणा 1, और 29 को लिख सकता हूँ 29 गुणा 1। तो वो संख्या जो तीनों में है 1 है, इसीलिए इसका HCF 1 होता है। और LCM की अगर मैं बात करें तो जितनी भी संख्याएं होंगी आपस में उनको क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, तीनों को आपस में गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 11 33 9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8 9 25। ठीक है बेटा, 8 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा, 25 यहाँ लिखा। 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। 9 लिख सकता हूँ 3 तिया 9, 3 एक कम 3। 25 को लिख सकता हूँ 5 5 25, 5 एक कम 5। ठीक, सो देखो बेटा गुणनखंड करेंगे। 8 है 1 2 3, 2 की घात 3, फिर 9 है, कुछ नहीं तो गुणे में 1 डाल दो, है ना। 3 को लिख सकता हूँ, 3 कितनी बार है, 2 बार, गुणे में 1। और 25 5 गुणा 2 1। तो क्योंकि जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना आए, ये तो एक मैंने अपने से बना के लिखा, जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो तीनों में तो HCF हमेशा 1 होगा। कितना होगा बेटा, 1 होगा हमेशा। HCF 1 आ गया। अब ये सारी संख्या अलग अलग है तो LCM क्या होगा बेटा, इन सभी के आपस में गुणा कर दो। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो ये बेटा 8 गुणा 9 गुणा 25। ठीक है, 25 अट्ठे 200 गुणा 9, 9 दूनी 18, पीछे से 0, तो आंसर आ जाएगा 1800। LCM कितना होगा, 1800 होगा, और HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं HCF, इस संख्या और इस संख्या का HCF 9 है, तो इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बेटा हम जानते हैं, वी नो दैट, तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो कि प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होता है, HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो प्रथम संख्या यहाँ पर दे रखा है 306, द्वितीय संख्या दे रखा है यहाँ पर 657, इनका जो HCF दे रखा है वो 9 दे रखा है, और यहाँ मुझे LCM ज्ञात करना है। इस तरफ गुणे में है, बराबर किस तरह आएगा, तो बेटा क्या होगा, भाग में आ जाएगा, है ना। 9 3 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौको 36। अब आपको क्या करना है, 34 को गुणा कर देना है 657 से। ठीक है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 34 को गुणा करेंगे 657 में, कितना आएगा बेटा, 657 में गुणा करना है 34 से, सो आपका आंसर आ जाएगा 22 33 8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1 नंबर में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है, बहुत बार, 1 2 नंबर में भी आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 to the power n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। मतलब कुछ भी, अगर 6 की पावर अगर मैं n की जगह पर 1 रखूंगा तो 6 आएगा, n की जगह पर 2 रखूंगा यानी कि 6 गुणा 6 36 आएगा। तो पहला 6 पे खत्म हुआ, दूसरा भी 36 पे 6 पे खत्म हुआ, तो क्या कभी ये 0 पे खत्म होगा इकाई के स्थान पर? जितनी भी संख्या आएंगी n का कुछ भी मान रखो, क्या कभी वो 0 पे खत्म होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। क्या कभी वो 0 पे खत्म होगा, यानी कि इकाई के स्थान पर कभी भी 0 आएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। आंसर है नहीं। ठीक है, देखो अगर कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है तो देखो नोट करके लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पर हमें, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना, ये एग्जाम में भी लिखा है, चाहती है तो
है तो उसका गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए? 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप होना चाहिए। इस कथन का मतलब समझ लो कि गुणनखंड जब आप करोगे ना तो कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 होना ही चाहिए। 2 एक से ज्यादा बार चलेगा, 5 एक से ज्यादा बार चलेगा, लेकिन कम से कम एक एक बार 2 और एक एक बार 5 होना ही चाहिए, तभी वो संख्या 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो देखो बेटा, प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है? 6 के लिए बात करना है, 6 की पावर n के लिए। तो 6 का गुणनखंड करो, 2 3 6, 3 कम 3, तो 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ बेटा। यहाँ 2 है लेकिन भैया 5 कहाँ है? 5 है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 होना चाहिए था कम से कम एक बार भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखना है? लिखेंगे चूंकि 6 का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप नहीं है, इसलिए 6 टू द पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है बेटा, ये लाइन आप लिख देंगे। हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। सिंपल तरीके से मैंने समझा आपको, आराम से हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे अगर यहाँ पर 10 की पावर n लिखा होता और इसका जब तुम करते तो ये 0 पे समाप्त हो सकता है, क्योंकि 10 का गुणनखंड करोगे 2 गुणा 5 आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 की पावर n क्या उदाहरण में क्वेश्चन दे रखा होगा 4 की पावर n, तो ये भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 5 इसमें है ही नहीं, तो ये 0 समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इस चैप्टर के बेटा जो जितने भी उदाहरण है ना, इस चैप्टर के जितने भी उदाहरण है वो मैंने पहले ही करा रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट के लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ये यहाँ तक पूरा देखा है तो ये मेरा दावा है, अगर आपने समझा है ना तो उदाहरण आप चुटकियों में कर देंगे, आराम से खुद से ही कर दोगे। अगर होता है तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी उदाहरण मैं देता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये उदाहरण जितने भी है ना बेटा मैंने लिख दिए। ठीक है, ये सारे आप खुद से करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं और ये होमवर्क है, जितने भी उदाहरण है बेटा आपके होमवर्क है। अगर होता है अच्छी बात है, नहीं होता है ऑलरेडी अलग से सॉल्व करा के मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, हम जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पे जाते हैं। व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है वो भाज्य संख्या क्यों है, क्यों भाज्य संख्या है, ये संख्या और ये संख्या भाज्य क्यों है वो आपको बतानी है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य कहते हैं। स्टार्टिंग में बताया था मैंने। सो देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बड़ा वाला मैं करता हूँ, छोटा वाला आप कर लोगे। जैसे लिखूंगा इधर वाला बिल्कुल इसको ऐसे ही लिखना है। देखो बेटा, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, तो इधर से 5 आ गया ओवरनिस्ट, 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3 2 1 कम 2 बचा, 5 पूरा बाहर आ गया, तो 5 1 कम 5। ठीक, तो देखो बेटा इसको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 7 छंग 42, तो 42 और 12 दूनी 24 गुणा 24 प्लस 1। ठीक है, तो देखो बेटा 24 दूनी 48, हासिल लगा 4, 24 96 आता है। ठीक है, 96 और 4 हो जाएगा 100 प्लस 1, तो 5 गुणा ये हो जाएगा 1009। ठीक है, और किसी भी संख्या को हम 1 गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या को हम एक से गुणा कर सकते हैं ना, संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो 1 से गुणा कर दिए। अब आप देखो
आंखों के सामने देखो, ये संख्या 5 से विभाजित है, 1009 से विभाजित है और 1 से विभाजित है। चूंकि यहाँ स्पष्टता 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ठीक है, चूंकि इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अर्थात दी गई संख्या भाज्य है। ये आपको लिखना है। जैसा मैंने ये वाला किया, डिक्टो ये वाला होगा। ये तो और छोटा है ना। इसे आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर हो जाएगा। इसे खुद करना है और लैंग्वेज यही लिखना है, पूरा यही लैंग्वेज लिखना है इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कह रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये खेल का मैदान है, ये वृत्ताकार पथ है, ये एक पथ है वृत्ताकार, ठीक है। यहाँ से ना लोगों को भागना होता है, यहाँ से ये ट्रैक है जिसमें से लोग भागते हैं, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जो सोनिया है बेटा, उसे कितना मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं बेटा? 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। ये वो स्थान है, दोनों यहाँ पर है, अभी एक ही जगह पर है, ठीक है। इस जगह से वो दोनों अब एक साथ भागना शुरू करेंगे। कौन कौन? सोनिया भी और रवि भी, ठीक है। क्योंकि रवि ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है और सोनिया थोड़ी कम स्पीड से भाग रही है, तो सबसे पहली बार वो कब आपस में एक जगह पर फिर से मिलेंगे? एक जगह से वो भागना शुरू करेगा, तो सबसे पहली बार देखो, अगर भागता रहेगा दिन में कई बार वो मिलेंगे आपस में, लेकिन सबसे पहली बार न्यूनतम टाइम देखो, पहली बार भागना शुरू किया, पहली बार मिलेगा, थोड़ा भागता रहेगा, दूसरी बार फिर मिलेगा, कुछ टाइम के बाद फिर मिलेंगे। तो सबसे पहली बार सबसे कम समय में जब जो मिलेगा न्यूनतम, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, जब भी सेंस न्यूनतम का आता है, न्यूनतम का मतलब लॉशपा और अधिकतम का मतलब मौशपा, HCF। अगर ये भागना करेंगे, दिन भर भागते रहेंगे, तो लेकिन सबसे कम समय में जब आके मिलेंगे, पहला टाइमिंग सबसे कम टाइम, न्यूनतम कम का मतलब क्या होता है बेटा? LCM निकालना है आपको इन दोनों संख्याओं का। किसका? सोनिया का और रवि का। आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। उतने टाइम बाद फिर वो दोनों एक जगह पर फिर मिलेंगे, ठीक है। सो क्या होगा? प्रश्नानुसार लिख दिया, यहाँ पे लिखना प्रश्नानुसार हमें ज्ञात करना है LCM किसका? 18 और 12 का। जो आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। सो देखो बेटा, हम लिख सकते हैं 18 को कैसे? 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। 12 को लिख सकते हैं 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3। सो देखो बेटा, 18 का गुणनखंड क्या होगा? 2 एक बार है, 3 2 बार है, और 12 में 2 2 बार है, 3 एक बार है। ऐसी संख्या जो दोनों में है, ये भी दोनों में है, ये भी दोनों में है, हमें क्या निकालना है बेटा? LCM। तो LCM में तो जो दोनों में उसके अधिकतम घात लेते हैं। 2 के अधिकतम घात 2 हैं और 3 के अधिकतम घात भी 2 हैं। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 नम 36। तो 36 मिनट के बाद जब यहाँ से वो दोनों भागना शुरू करेंगे ना, तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद फिर से एक जगह पे आके मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 36 मिनट बाद रवि और सोनिया फिर से पुनः एक ही स्थान पर आकर मिलेंगे। तो ये आप कर लोगे आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और शानदार था। अब कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। ये उदाहरण मैंने पहले ही कर रखा है। देखो, अभी हमने क्वेश्चन किया था 6 टू द पावर n वाला, यहाँ पर 4 टू द पावर n आ गया। इसे करना आप 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको HCF और LCM निकालना है। कर रखा है, आप कर लोगे। फिर बोल रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का निकालना है, तो ये भी आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है बेटा। बाय द वे, अगर नहीं होता है, लिंक्स डाल रखे डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर चेक कर लेना,
ठीक है। उसके बाद 6 72 120 का बाजुगुणा खंड निकालोगे 3 संख्याओं वाला, उसकी मदद से आपको HCF और LCM निकालना है, आप आराम से निकाल लोगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके लिए उदाहरण, ये जो उदाहरण के क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब हम खुद सीख रहे हैं और सीखने के बाद उसको खुद से कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं ना, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और मैथमेटिक्स में अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है ना, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पहले घर पे जाके अच्छी कॉपी में लिखो, एक बार रिवीजन करो, 2 बार रिवीजन करो, समझो, समझ जाने के बाद उससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक आध जरूर बनाओ। जब एक आध क्वेश्चन बनाओगे और उससे क्या होगा, आपको अंदर से एक विश्वास आएगा कि हाँ मुझे आता है, हाँ मैं कर लूँगा, हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मेरे से हो जाएंगे। और वही चीज़ बहुत ज़रूरी है मैथ्स में आगे बढ़ने के लिए। तो ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करो, और लिंक डाल रखे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेक करो। मैथ के साथ साथ साइंस भी चैनल पे पढ़ाई जा रही है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनको भी ज़रूर अपना प्यार दो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।